m1 यदि मैं दोनों को इस तरफ ले जाऊं तो क्या सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे बैठा रहेगा या ये भी चलेगा? किस तरफ, लेफ्ट या राइट? राइट, पक्का? तो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा? तो m1u1 प्लस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये बात समझ में आ गई? और यदि हम लोग यहां एक पॉइंट और एक्स्ट्रा देख लें कि डिफिनीशन में हमने पढ़ा हुआ है सेंटर ऑफ मास इज एन इमेजिनरी पॉइंट। It moves या which moves as all the forces acting on system is present at the center of mass. Center of mass is an imaginary point which moves as all the forces acting on system is present at the center of mass. ये कैसे मूव करता है? जैसे सिस्टम पे लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो उस पॉइंट पे लग रहे हैं। आप जब बात करेंगे इसी तरह एक्सेलरेशन के बारे में, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे लिखते थे? समेशन mi ai अपॉन समेशन mi, और समेशन mi ai क्या हो जाएगा? समेशन fi हो जाएगा। जो भी फोर्सेस होते हैं f1 m1 a1 f2 m2 a2 f3 m3 a3 बाय समेशन mi, और समेशन fi जो है उसे आप क्या कह दोगे? f नेट acm अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। तो f नेट किसके बराबर हो गया? मास ऑफ द सिस्टम इनटू acm के बराबर हो गया। अब यहां से देखिए कि acm 0 होगा कब? व्हेन f नेट 0। और f नेट को आप दो कैटेगरी में रखते हैं, f एक्सटर्नल नेट प्लस f इंटरनल नेट। और मुझे ये बताइए f इंटरनल नेट हमेशा क्या होगा? 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि acm 0 कब होगा? जब f एक्सटर्नल नेट 0 हो। यदि एक्सटर्नल 0 नहीं होगा तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 नहीं हो सकता। मतलब एक्सटर्नल फोर्स ही है जो सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट करता है। यहाँ ये एनालिसिस आपको हमने बता दिया कि सेंटर ऑफ मास को कौन एक्सेलरेट करता है? एक्सटर्नल फोर्स। और ध्यान रखिएगा जैसे किसी पार्टिकल का मोशन होता है कि व्हेन acm कांस्टेंट, यदि acm कांस्टेंट है तो यूज vcm इक्वल्स टू ucm प्लस
ACMT, VCM square equals to UCM square plus 2 ACM SCM, and SCM equals to UCMT plus half ACM T square। ये सारे फॉर्मूले वैलिड हैं काइनेमेटिक्स के सिस्टम को छोड़कर, उसके सेंटर ऑफ मास जो इमेजिनरी पॉइंट है उसके लिए हम ये अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम ए कांस्टेंट देखना चाहते हैं तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो कांस्टेंट हो। यदि एक्सटर्नल फोर्स वेरिएबल होगा तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, और यदि कांस्टेंट नहीं रहेगा तो काइनेमेटिक्स में जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं रहता था तो कैलकुलस अप्लाई करते थे, इसके लिए भी करेंगे। एक एग्जांपल आपके सामने आ रहा है, एक टावर है जिसकी हाइट दे दी गई है 20 मीटर। इसके नीचे से एक ऑब्जेक्ट ए जो कि 2 kg का है, और इसके ऊपर से एक ऑब्जेक्ट बी जो कि 3 kg का है। दोनों को थ्रो कर रहे हैं 30 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। आपसे कहा गया कि इन दोनों को एक समय पे थ्रो किया गया। ये ग्राउंड, फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट attained by the center of mass of the two ball system A plus B with respect to ground। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, ये हमें बताने को कहा गया है। तो एक काम करते हैं, इनिशियल पोजीशन देखते हैं सेंटर ऑफ मास का, m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो y इनिशियल जो हम देख रहे हैं सेंटर ऑफ मास का, y सेंटर ऑफ मास इनिशियल, ये कितना हो गया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? देखिए 2 into 0 प्लस 3 into 10, सॉरी 3 into 20, 20 हाइट है ना, अपॉन 2 plus 3, ये 12 मीटर आ गया। YCM इनिशियल। चलिए UCM कितना आ गया? 2 into 30 प्लस 3 into 10 by 2 plus 3। तो UCM कितना हो गया? 18 मीटर पर सेकेंड। ACM चेक करो, ACM देखो 2 into माइनस जी प्लस 3 into माइनस जी। जब एक ही जैसे होते हैं, जब एक ही जैसे होते हैं एक्सेलरेशन, तो सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन वही हो जाएगा। 2 plus 3 by 2 plus 3, ये हो गया माइनस जी, डायरेक्शन अपोजिट। एट मैक्सिमम हाइट VCM क्या हो जाएगा? 0। तो हम फॉर्मूला अब क्या जानते हैं? यहां से तो सॉल्व करना हमने शुरू कर दिया। फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो फॉर द सेंटर ऑफ मास
v स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर, u स्क्वायर कितना 18 स्क्वायर माइनस 2g इंटू s सेंटर ऑफ मास। s सेंटर ऑफ मास कितना हो गया 18 इंटू 18 बाई 2 इंटू 10, ये 2 9 जा 18 17.2 16.2 मीटर। और s होता क्या है y सेंटर ऑफ मास फाइनल माइनस y सेंटर ऑफ मास इनिशियल, y या h कह लो। तो y सेंटर ऑफ मास फाइनल कितना हो जाएगा s सेंटर ऑफ मास प्लस y सेंटर ऑफ मास इनिशियल, तो 16.2 प्लस 12 कितना हो गया 28.2 मीटर। ये हो गया जो मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा सेंटर ऑफ मास। तो आप यदि काइनेमेटिक्स जानते हैं तो ये तो मुश्किल काम नहीं है। चाहे किसी भी डायरेक्शन में फेंका गया हो, कहानी जब बनेगी तो इस तरह से आप ये, लेकिन किसी भी डायरेक्शन के बाद फिर आई कैप जे कैप की कहानी शुरू हो जाती है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही रहता माइनस टी। आई कैप जे कैप लेकर के हमें देखना पड़ता। एट मैक्सिमम हाइट जे कैप वाला 0 होता वेलोसिटी, वो प्रोजेक्टाइल की कहानी बन जाती। फिलहाल यहां तक जब आप पहुंच गए तो एक पॉइंट सोचिए और मुझे बताइए। आपके पास एक, पहले ये पेज चेंज करूं, इस पेज में कोई स्टेप पूछना हो तो बोलें छपाई करते हुए। सर यूसीएम के साथ और फार्मूले से u1 कितना है देखो तो, और u2 तो नहीं दिखा, m1 भी नहीं दिखा और m2 भी नहीं दिखा और फॉर्मूला भी नहीं याद। यदि याद है तो u निकल आया। टाइम 0 पे जो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का होगा वही यूसीएम कहलाएगा। क्या मैं मान लूं? समझ में आया सर? ऐसे Yes, कैसे मान हो गया? यूसीएम इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, यस सर। वीसीएम 0 क्यों होगा? यस मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होता है। सर मैं ऐसा करूं, पहले पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट निकाल लूं, दूसरे पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट निकाल लूं, अब फिर m1 h1 प्लस m2 h2 अपॉन m1 प्लस m2 लगा दूं? नहीं सर, वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि दोनों पार्टिकल एक ही समय पे मैक्सिमम हाइट पे हो, इसकी क्या गारंटी है? तो इसका मतलब है कि वो रास्ता ये सही नहीं होने वाला। तो आपको क्या करना पड़ेगा? VCM 0 देखना पड़ेगा, मैक्सिमम हाइट जो सेंटर मास का होगा उस टाइम पे। गौर करिए, एक और इंपॉर्टेंट आइडिया, आप एक ऑब्जेक्ट को जिसका मास m है प्रोजेक्ट करते हो, प्रोजेक्टाइल की नजरों से देखो, कितने स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। कितने एंगल पे? 60 डिग्री के एंगल पे। नहीं सर, 60 पे तो आर निकालने में दिक्कत होगा, 30 डिग्री के एंगल पे। और होता क्या है कि ये मैक्सिमम हाइट पे भी पहुंच गया, 20 cos 30, और यहां पर एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन होता है, और एक्सप्लोजन होने पर क्या हो रहा है वो भी मैं चित्र बना के समझा देता हूं। इसके 2 टुकड़े हो गए, और ये जो दोनों टुकड़े हो गए m/2 m/2, और एक टुकड़ा रिट्रेस करता है अपना ओरिजिनल पाथ। रिट्रेस ओरिजिनल पाथ। तो दूसरे टुकड़े के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या वो रिट्रेस वो वहीं गिरेगा जहां पूरा बॉम्ब गिरने वाला था, या कुछ आगे जाके गिरेगा? सर, आगे जाके।
आगे जाके यदि गिरेगा तो आपको बस इतना करना है कि उसका डिस्टेंस बताना है कि कितने दूर जाके गिरा, स्टार्टिंग पॉइंट कहां जाके गिरा होगा ये बताना है। जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन की कहानी यहां बता दी गई। जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। कभी कभी यहाँ ये हम लोग वी डैश भी पूछ लेते हैं आपसे कि वी डैश भी बता दो, जैसे ये एक्स बताने के लिए कहा गया वैसे ही वी डैश भी बताने को कह दिया जाता है। तो जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन मिले, वेट कर लो, आप लोग अपने अपने कॉपी पे लिख करके बैठे रहो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो क्या क्या बातें सोचनी है ध्यान रखिए। क्या दोनों टुकड़ों पे लग, आपस में अभी बात ना करें, क्लास के बाद बात करेंगे। दोनों टुकड़ों पे लगने वाला फोर्स कितना है, m/2g m/2g, टोटल फोर्स mg, और पहले भी कितना लग रहा था mg। तो यदि ये बॉम्ब नहीं टूटता तो सेंटर ऑफ मास कहां लैंड करता, सेंटर ऑफ मास यहां लैंड करता। और यदि बॉम्ब टूट भी गया तो टूटने के बाद भी सेंटर ऑफ मास कहां लैंड करेगा, यही लैंड करेगा। सर ऐसे आपको क्यों लग रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का रास्ता कब बदलता, जब एक्सटर्नल फोर्स बदले। तो सेंटर ऑफ मास पे फोर्स कौन लगता है, जो ऑब्जेक्टों पे लगता है। एक पे m/2g दूसरे पे m/2g, तो टोटल फोर्स कितना होगा mg, और पहले भी कितना लग रहा था mg। तो क्या टूटने के पहले और टूटने के बाद सिस्टम पे लगने वाला फोर्स बदला, एक कंडीशन में बदल सकता है कि यदि दोनों टुकड़े में से कोई एक टुकड़ा जमीन पर पहले पहुंच जाए। तो जब एक टुकड़ा जमीन पे लैंड कर जाएगा तो m/2g तो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा। m/2g हवा में यदि है तो अब सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला टोटल फोर्स बदल जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास अपना पाथ फिर चेंज करेगा। लेकिन यहां पर हम कॉन्फिडेंट हैं कि दोनों टुकड़ा जमीन को एक साथ टच करने वाला है, क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ तो दोनों का मोशन हॉरिजॉन्टल ही है, पहले भी हॉरिजॉन्टल था। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं है तो दोनों ग्राउंड पे एक साथ पहुंचेगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड अलग अलग हो तब भी। तो जैसे हमने देखा एक पार्टिकल को यहां लैंड करते और एक पार्टिकल को यहां लैंड करते, और सेंटर ऑफ मास मुझे बीच में अपने पुराने जगह पर दिख रहा है। यदि पुराने जगह पर दिख रहा है तो अगला दोनों पार्टिकल का यही तो सेंटर ऑफ मास है, तो ये भी कितना डिस्टेंस हो जाना चाहिए r। तो इसका मतलब वो जो x है वो x का आंसर क्या हो जाएगा 2r, और 2r में r का वैल्यू कैसे लिखते थे, u² sin 2θ/g, u² that is 20 into 20 sin 2θ sin 60 √3/2 by 10, 10 और 2 तो ये चला गया 40 √3 मीटर। क्योंकि लेफ्ट साइड में r डिस्टेंस पे है m/2, तो राइट साइड भी सेंटर ऑफ मास से r डिस्टेंस पे होगा। अरे गधे, लेफ्ट साइड r और राइट साइड r, तो दोनों मिलके r और r 3r हो जाएगा। हाँ, तो ये सेंटर ऑफ मास किसका सेंटर ऑफ मास है, तुम्हारा और मेरा, या m/2 m/2 दो एक जैसे ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितनी होगी, दोनों के सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस एक जैसी होगी कि अलग अलग होगी। तो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है पहले कितना था, यदि एक साथ बॉम्ब गिरता तो वो दूसरा टुकड़ा कितने दूर पे है, पहला टुकड़ा r डिस्टेंस पे है सेंटर ऑफ मास से, तो दूसरा टुकड़ा कितने दूरी पे होगा, इसीलिए वो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस हो जाएगा उस टुकड़े का। ओके, जिन लोगों की समझ में आया हैंड राइज कर लो जल्दी जल्दी। सर x इज इक्वल टू 2r कैसे हो, एक बार फिर से बता दो। नहीं, अगले क्वेश्चन में पता चलेगा, अभी नहीं बताऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कितना होना चाहिए, 3r या 6r, या कुछ नहीं लग रहा। ये सेंटर ऑफ मास किसका सेंटर ऑफ मास है, तुम्हारा मेरा, या दो टुकड़े का। सर 2 टुकड़े का। तो दोनों टुकड़े अलग अलग मास के हैं कि एक जैसे मास के हैं, सेम। तो दोनों का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, अलग अलग कि एक जैसा, सेम। एक तरफ वाला कितना डिस्टेंस है, लेफ्ट साइड वाला, यस सर समझ गया। तो राइट साइड वाला कितना होगा r। तो फिर
यार इसमें तो तुम तो गजब कर दिए। आ गया समझ में? ये खुशी की बात है। अभी एक पार्ट बाकी है, वी डैश कितना होगा। वी डैश कितना होगा की आवश्यकता नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते, पहले वी डैश निकालते, फिर टाइम फाइट ग्राउंड तक आने का देखते, फिर वी डैश से मल्टीप्लाई कर दे, तो वो बेवकूफों वाला रास्ता है। सेंटर ऑफ मास से ऐसे देखेंगे कितने दूर गिरा। और वी डैश के लिए ध्यान से देखिएगा, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन just before and after explosion, just before and after explosion। यदि कहा गया कि पाथ रिट्रेस करेगा, तो रिट्रेस करेगा तो उसका स्पीड यही होना चाहिए लेफ्ट की तरफ 20 cos 30, तभी रिट्रेस कर पाएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि राइट साइड 20 cos 30 रहता तो देखो कहां जाके गिरता, वो सिमेट्रिकली लेफ्ट साइड आना है, तो लेफ्ट साइड वाले पार्टिकल का लेफ्ट की तरफ वेलोसिटी होगा 20 cos 30। ये अपने लॉजिकल एबिलिटी से तुम्हारे समझ में आना चाहिए। और मोमेंटम क्या लिखोगे, P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल बिफोर एक्सप्लोजन m into 20 cos 30, 20 cos 30 इक्वल्स टू, अगला देखिए m/2 इंटू वी डैश माइनस m/2 इंटू 20 cos 30। ये 2 यहां से हटा दिया, इधर ले आए, m हटाते चले गए, तो 40 cos 30 इक्वल्स टू v डैश माइनस 20 cos 30। तो v डैश हो गया 60 cos 30, v डैश हो गया 30√3 मीटर पर सेकेंड। आपको v डैश जो पूछा गया था उससे पहले आपने 20 cos 30 लेफ्ट वाले टुकड़े का कैसे लिख लिया, ड्यू टू रिट्रेसिंग नेचर तो ऑफ पाथ। यदि रिट्रेस करना चाहता है पाथ को तो राइट साइड जाता वैसे ही पाथ पे, तो उसकी स्पीड होती 20 cos 30 हॉरिजॉन्टली, तो लेफ्ट साइड आएगा उसी पाथ पे तो भी स्पीड होगा 20 cos 30। इसलिए यहां देखिए, वो जो थ्रो किया था बॉम्ब फिर से थ्रो करते हैं, और ये है वही 20 मीटर पर सेकेंड, ये 30 डिग्री, और यहां जो बॉम्ब आया स्पीड भी दिख रहा है 20 cos 30, और एक्सप्लोजन होता है, ये y ये x, ओरिजिन 0 0। एक्सप्लोजन होने के बाद आपसे कहा गया, एक्सप्लोजन होने के बाद कहा गया कि फिर से 2 टुकड़े हुए, लेकिन दूसरा टुकड़ा इसमें रेस्ट पे आ गया और पहला वाला टुकड़ा जा ही रहा है, तो रेस्ट पे आ गया तो पहला तो यही गिरने वाला होगा और दूसरा आगे बढ़ के कहीं गिरेगा। अब आगे बढ़ के कहीं गिरेगा तो कहाँ गिरा होगा उसका डिस्टेंस देखना चाहते हैं। ये m/2, ये m/2, एक रेस्ट पे आ गया है और हम ढूंढना चाहते हैं कि ये जो दूसरा टुकड़ा गिरा है वो x कितना होगा। तो सॉल्व करते वक्त फिर से शुरू कर जाइए, पहले तो क्वेश्चन नोट करिए फिर सॉल्यूशन बता दीजिए। सेंटर ऑफ मास कहाँ गिरा होगा, तो सेंटर ऑफ मास अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो कर रहा होगा। तो ये डिस्टेंस तो आप बचपन से जानते हैं r/2 r/2, और ये अभी अभी आपको पता चला है कि इधर r/2 तो इधर भी r/2, तो टोटल डिस्टेंस x कितना हो जाएगा 3r/2, 3/2 u स्क्वायर sin 2 into 30/g, sin 2 into 30/g।
और जिनको दिख गया वो खुश हो जाइए, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के फ्री में नंबर मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन। लेकिन उसके लिए ब्रेन लगता है, कलम कम घिसना है। कि आपने सोचा कि टुकड़े हुए हॉरिजॉन्टल ही मूवमेंट है, मतलब ग्राउंड पे आने का टाइम एक जैसा होगा। तो ग्राउंड पे चूंकि दोनों टुकड़े साथ साथ आएंगे तो सेंटर ऑफ मास भी अपने पुराने रास्ते पे बड़े आराम से चलता हुआ जमीन पे पहुंचेगा। और सेंटर ऑफ मास यदि जमीन पे पहुंचेगा तो हम लोग बड़े आराम से ये कह दे सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास से लेफ्ट साइड r/2 डिस्टेंस पे है, मैक्सिमम हाइट से गिरा हुआ पार्ट। तो राइट साइड जो दूसरा m/2 गिरा वो भी r/2 डिस्टेंस पे होगा। तो ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगा 3r/2। सर यहाँ v डैश नहीं पूछोगे, आपका मन है तो बता दो। m × 20 cos 30 इक्वल्स टू m/2 × 0 प्लस m/2 × v डैश। सॉल्व कर लो तो v डैश आ जाएगा 40 cos 30। मजे लो, तुरंत आ गया। मास आधी हो गई, वेलोसिटी डबल हो गई। कुछ बच्चों को यदि टफ लगे तो घबराना मत, ये टफ होता है। एडवांस में जिनको अच्छे स्कोर चाहिए उनके लिए जरूरी है कि ये आसान लगे, और जिनको ये आसान जीवन में कभी नहीं लगता सिलेक्शन उनका भी होता है। तो घबराना नहीं है, कोशिश जारी रखना है। फिर से बॉम्ब फेंकेंगे। ये आपने अभी जो फेंका वही 20 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री पे एम मास का बॉम्ब हुआ क्या कि मैक्सिमम हाइट पे आकर इसके टुकड़े हुए। और टुकड़े होने के बाद आप नहीं घबराए, आप आराम से कैलकुलेशन में लगे रहे। बॉम्ब के अब जो टुकड़े हुए उनकी कहानी कुछ अलग है। एक टुकड़ा तो रेस्ट पे आ गया जो कि m/3 का था, और दूसरा टुकड़ा है 2m/3 जो आगे भाग रहा है। तो दो टुकड़ों को पहले देख लो, अलग अलग देख लो। एक टुकड़ा हो गया है m/3 और दूसरा बड़ा वाला टुकड़ा है 2m/3। और m/3 चूंकि रेस्ट पे आ गया वो तो यहीं गिरने वाला है, और 2m/3 आगे कहीं जाके गिरा होगा। आपको बताना है कि जब m/3 यहाँ आ गया और ये 2m/3 चूंकि दोनों हॉरिजॉन्टल ही मूव कर रहे थे यहाँ आ गया, तो सेंटर ऑफ मास अपना पुराना रास्ता फॉलो करते हुए यहाँ आ गया। तो आपको बताना है क्या, वही फिर से कि आखिर ये कितना आगे जाकर के गिरा, ये बताना है कि ये कहाँ जाके गिरा है। अगला वो जो आगे बढ़ने वाला टुकड़ा था ओरिजिन के रेस्पेक्ट। तो कैसे सोचा जाए, ध्यान से देखिए। ये इसमें थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन भी बता देता हूँ। एक तो ऑब्जर्वेशन से आपको दिख गया, और सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट मैं पहले लिख रहा हूँ r,0। सर r कहाँ से उठा के ले आते हो, पहले वाले चित्र से, u² sin 2 × 30 डिग्री बाई g से। और यहाँ m/3 का लॉजिक से लिख देता हूँ सेंटर ऑफ मास, और 2m/3 का x, 0। तो जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो सॉल्व करते वक्त तो फॉर्मूला पता है आपको, XCM m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। XCM के बदले में r, m1 के बदले में m/3, x1 के बदले में r/2, m2 के बदले में 2m/3, x2 के बदले में x, डिनोमिनेटर में m, सारे सम होके तो ये m कैंसिल आउट हो गया। r इक्वल्स टू r/6 प्लस 2x/3। 2x/3 कितना हो गया, r माइनस r/6। तो ये 2x/3 कितना हो गया, 5r/6। x कितना हो गया, 5r/4। और r कितना है वो पहले देख चुके हैं आप, 20² इंटू √3/2 अपॉन 10। तो ये हो जाएगा
20√3, तो पुटअप कर दो x इक्वल्स टू 5 इंटू 20√3/4, x इक्वल्स टू 25√3 मीटर। सर सारे क्वेश्चन में बॉम्ब के 2 टुकड़े हो रहे हैं, एग्जामिनेशन में 3 तो नहीं होंगे, हो तो सकते हैं, और सर 4 हुए तो वो भी हो सकते हैं। पहले 2 पे तो कंफर्टेबल हो जाओ, फिर 20 टुकड़े कर देना। अभी 2 पे यदि कुछ पूछना हो तो बोलो। ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ मास तब, सिर्फ तब तक अपने पुराने रास्ते पे चलता दिखेगा आपको जब तक एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट सेम है पहले की तरह। मतलब दोनों या जितने टुकड़े हुए हैं वो सारे हवा में ही है। यदि कोई एक टुकड़ा ऐसा गलती से पहले पहुंचने वाला होगा तो फिर सेंटर ऑफ मास जैसे ही वो पहले पहुंचेगा, सेंटर ऑफ मास उस मोमेंट के बाद उस पाथ को छोड़ देगा जो पुराना वाला था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार 3 टुकड़ा करके देख लेते हैं। फिर से हमने थ्रो किया 20 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री पे, और ऐसे ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया है 20 cos 30 वाले कहानी को देखो। इस एग्जांपल में यहां हमने क्या देखा, इसके 3 टुकड़े हुए, 3 टुकड़े हो गए। सर ऐसे कैसे? अरे हो गए यार, तुम्हें क्या टेंशन। और तीनों बराबर टुकड़े हैं, ये थोड़ा आराम है। ये V डैश बीच वाला रेस्ट, और ये रेस्ट रिट्रेस इट्स पाथ, रिट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ। तो लेफ्ट वाला जो है ओरिजिनल पाथ रिट्रेस करता है, मतलब उसका स्पीड 20 cos 30 हो गया। बीच वाला रेस्ट पे आ गया, और राइट साइड वाला राइट ही जा रहा है तो तीनों हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब तीनों जमीन पे साथ साथ, हम साथ साथ हैं, साथ साथ पहुंचेंगे। तो जमीन पे देखो ये पहुंचा एक m/3, लो ये पहुंचा m/3, तो देखो ये पहुंचा m/3, और देखो यहाँ मौजूद है सेंटर ऑफ मास। तुम्हें केवल ये बताना है कि अगला सबसे जो दूर गया वो कहाँ गया। अब इसके लिए भी क्या किया जाए, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ तो 0 0, अगले वाले का r/2, 0, ये r0, और ये x, 0। हम लोग क्या देखते थे सॉल्व करते वक्त कि XCM होता था समेशन MI/XI अपॉन समेशन MI। XCM हो गया r, शुरू हो जाओ। पहले m/3 इंटू 0, दूसरा m/3 इंटू r/2, और तीसरा m/3 इंटू x अपॉन m, सारे m भगा दो। r इक्वल्स टू, पहला तो 0 हो गया, r/6 प्लस x/3 अपॉन 1, m काट पीट के भगा दिया, तो r माइनस r/6 हो गया x/3, तो x हो गया, x/3 हो गया 5r/6, x हो गया 2r/3, 5r/2, 5r/2, और r का वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर लोगे। 20 स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 बाई जी, कितना आ गया था यार ये 20√3। पुटअप कर दो वहां, x इक्वल्स टू 5 इंटू 20√3/2, 50√3 मीटर। तो एक जैसे क्वेश्चन सर आप 10 क्यों बताते हो? क्योंकि मुझे लगता है कि 1 2 भी नहीं समझ में आता है, तो 10 भी शायद कोई एक समझ में आ जाए, काम बन जाएगा। और जिनके एक में ही समझ में आ जाता है वो थोड़ा टाइम पास खेल लिया करो। तो एक जैसे सारे क्वेश्चन थे जिनमें हमने क्या देखा, प्रोजेक्टाइल टूट रहे थे। यहाँ एक पॉइंट हम लोग आपको बताते हैं।
एक टर्म आता सर है, बस 1 मिनट नोट करना था।